हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं एग्रीकल्चरल इनकम का पार्ट। इसके लिए सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। अब देखिए इसमें क्या बोलता है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस इनकम पर टैक्स लगाने का पावर नहीं होता। तो किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। अगर आपको ध्यान हो, मैंने पहली वीडियो में आपको यानी पहली पीडीएफ थी, उससे रिलेटेड जो मैंने वीडियो प्रोवाइड की थी उसमें बताया था शेड्यूल 7 होता है जिसमें यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है। तो टैक्स ऑन इनकम की बात करते हैं और टैक्सेज ऑन इनकम की बात करते हैं तो यूनियन लिस्ट में आता है। एंट्री 82 लिस्ट 1। इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर दिया था, ध्यान हो तो। फिर मैंने वहाँ पे भी बताया था टैक्सेज ऑन एग्रीकल्चर इनकम किससे रिलेटेड होता है? स्टेट लिस्ट से रिलेटेड। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है इससे रिलेटेड लेजिस्लेशन बनाने का, जो भी लेजिस्लेचर बनाने, कानून बनाने, उनसे रिलेटेड। लेकिन अभी तक किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कानून नहीं बनाया। तो जनरली हम क्या बोलते हैं कि इसलिए ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन आप क्या बोलते हो सर, जब हमने स्लैब रेट का पार्ट देखा, असेसमेंट का पार्ट देखा, तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम को भी लिया जाता है। तो वो अलग पार्ट है, उसको हम असेसमेंट वाले पार्ट में देखेंगे कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी आप सिंपल समझिए क्या बोल रहा है कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट होती है। तो इसकी मीनिंग देखेंगे जिसके थ्रू आगे आपको पार्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मीनिंग में क्या बोल रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम मीन्स। अब देखिए इसके अंदर के पार्ट होते हैं, जैसे 2 सबसेक्शन 1A बोल रहे हो तो इसके 3 पॉइंट है, यानी पॉइंट ए, सब पॉइंट बी और सब पॉइंट सी। ये देखेंगे हम डिटेल में। देखिए अब क्या बोल रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A एग्रीकल्चर इनकम मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ए लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। तो ये बोल रहा है कि ऐसी भूमि जिससे क्या मिल रहा है? रेंट, किराया मिल रहा है, जो कि भारत में स्थित हो, यानी इंडिया में स्थित हो। देखिए अब मैंने अपने स्टूडेंट को बताया कि भूमि भारत में होनी चाहिए, तो वो फूट फूट कर रोने लग गया। मैंने बोला क्या हुआ? बोल रहा है सर मेरी भूमि तो क्या है, मुझे भारत छोड़ के चली गई, वो ऑस्ट्रेलिया चली गई। तो मैंने बोला पागल, ये वो वाली भूमि नहीं है, ये कौन सी वाली है? एग्रीकल्चर पर्पज वाली भूमि है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड है। तो बोल रहा है एंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। अब देखिए जो एग्रीकल्चरल पर्पजेस की बात कर रहा है, वैसे जोक मेरा बेकार था, फिर भी सहन कर लेना क्योंकि इतना तो आप सहन कर ही सकते हो। तो देखिए एग्रीकल्चर पर्पज की बात कर रहा है तो उसमें जनरली क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन आते हैं और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन आते हैं। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनाय कुमार साहस रॉय, इतना बड़ा नाम है, सीआईटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस राजा बिनॉय कुमार साहस रॉय। तो उसमें केस गया था जिसमें जनरली क्या कोर्ट ने बताया था बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन की एग्रीकल्चर पर्पज या एग्रीकल्चर ऑपरेशन बोलो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, उसमें क्या पार्ट आता है। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? बेसिक ऑपरेशन हो रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद सब्सीक्वेंट भी होते हैं। अगर सीधा सब्सीक्वेंट हो रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी और वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, वो टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा धीरे धीरे करके, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पर्पज अभी आपको बता देता हूँ इस पॉइंट को पढ़ने के बाद। पॉइंट्स में क्या बोल रहा है? रेंट में बी इन कैश और इन काइंड। ठीक है, तो आप मान के चलिए जैसे देखिए एक ओनर है ए, उसकी एग्रीकल्चर लैंड है, उसने क्या करा? बी को किराए पे दे दी, या जो भी लैंड है एक तरीके से खाली ज़मीन है, बी को दे दी। बी क्या कर रहा है? उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हुए होना चाहिए, तभी ए को जो रेंट मिलेगा किससे? बी से, तभी जाके वो क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। कह रहा है एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम ए लैंड। तो ए एक ओनर है और बी क्या है? टेनेंट। जो टेनेंट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने वाला होना चाहिए, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए उस लैंड को यूज़ करते हुए होना चाहिए, तब जाके ही ए के लिए एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, जो भी ए को रेंट मिला है। ठीक है, और इस तरीके से बी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है उसके थ्रू जो इनकम कमा रहा है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय, नीचे क्या दे रखा होगा अभी देखना, आगे आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के थ्रू बी जो भी कमा रहा है वो उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। इसी तरीके से ए को जो रेंट मिल रहा है तो वो भी उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है, सिंपल सा पार्ट है। अब देखिए इसमें ये भी बोल रहा है असेसी में बी द ओनर और टेनेंट ऑफ सच लैंड। तो जो असेसी है वो ओनर भी हो सकता है, टेनेंट। अब देखिए टेनेंट कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो रेंट रेवेन्यू मिल रहा है वो टेनेंट को भी मिल सकता है। तो टेनेंट क्या कर सकता है? उसको सबलेट कर सकता है, किसी और को भी किराए पे दे सकता है। जैसे देखिए ए एक ओनर है, ठीक है, आपको पता है उस लैंड का, उसने बी को दे दिया एग्रीकल्चर यूज़ के लिए कि बी क्या करेगा? उसको एग्रीकल्चर। लेकिन बी ने क्या करा? उसको सी को किराए पे दे दिया। तो देखिए ये तो है ओनर, ये हो गया टेनेंट, और ये हो गया सब टेनेंट। ठीक है, तो सी जो भी क्या कर रहा है? रेंट बी को दे रहा है, तो बी के लिए भी जो वो रेंट आया लैंड से, क्योंकि आपका जो सी पर्सन है, जो लास्ट में सी पर्सन है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए उस लैंड को यूज़ करते करते हुए होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जो बी है उसके लिए वो जो रेंट है एक तरीके से वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा। उसी तरीके से ए के लिए भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, याद रखना। तो ए को जो रेंट मिला
और बी को जो रेंट मिला वो जनरली एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, क्योंकि सी क्या कर रहा है, उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है। इसको सुपीरियर टेनेंट बोला जाता है एक तरीके से, क्योंकि ये सुपीरियर पर्सन है, इसने क्या करा, आगे किराए पे दे दिया, फिर आगे दे दिया, लेकिन जनरली जो भी लैंड है वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ होना चाहिए। तो चाहे टेनेंट हो चाहे ओनर हो, अगर उसको रेंट मिल रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा, अगर वो इंडिया में हो और साथ में एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए हो। अब देखिए, सबसे पहले मैंने जो वो केस बताया एग्रीकल्चर पर्पज़ का, वो आपको बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। और हाँ, रूरल लैंड होना चाहिए, उससे रिलेटेड भी केस मुझे बताना है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और एग्रीकल्चरल पर्पजेस। देखिए, अब इसमें यही बोल रहा है, द एक्ट नोवेयर डिफाइंस द टर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशंस और एग्रीकल्चर पर्पजेस। तो एक्ट में ये नहीं बोल रखा कहीं पे भी कि एग्रीकल्चर ऑपरेशन का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर पर्पज का मतलब क्या है, तो इसका स्कोप डिसाइड नहीं था। हाउएवर द सुप्रीम कोर्ट, जो कि एपेक्स कोर्ट है, लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ स्कोप ऑफ दीज टर्म्स इन CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज राजा बिनोय कुमार सहस रॉय। अकॉर्डिंगली फॉर द पर्पज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक तो हो गया बेसिक ऑपरेशन और एक हो गया सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। देखिए, ज़मीन से जो पौधा निकल रहा है उससे पहले का जो भी पार्ट होता है, जिस पे एक तरीके से ह्यूमन स्किल लेबर की ज़रूरत होती है लैंड पे, जो भी एक तरीके से फार्मर की बात कर रहे हैं, किसान या कल्टीवेटर बोल सकते हो, जो कि क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर लैंड को कल्टीवेट कर रहा है, उस पर खेती कर रहा है। तो उस पर जनरली वो क्या कर रहा होगा, शुरू शुरू में वो खेत को जोतेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिलिंग ऑफ लैंड। खेत को जोतेगा, आपको पता है क्या बोलेंगे, टिलिंग ऑफ लैंड। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, एक बार जब क्या होता है, खेती हो जाती है, वो फसल उग गई, उसके बाद उसको काटेंगे, उसके बाद वो ज़मीन थोड़ी सी क्या हो जाती है, सही नहीं रहती, उसकी उपजाऊ क्षमता थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसेस करते हैं, जिसके थ्रू क्या करते हैं, आपने देखा होगा, हल हल चलाने का काम करते हैं, ऐसे बोलते हैं। बैल जनरली पहले क्या होते थे, यूज़ किए जाते थे, बड़े बड़े बैल बैल जो क्या करते थे, पीछे एक तरीके से वो क्या बोलते हैं, नुकीले नुकीले पार्ट की कोई मशीन लगी हुई होती थी, वो चलती रहती थी, और वो क्या होता था, ज़मीन खुदती रहती थी एक तरीके से। वैसे ही आजकल क्या होता है कि ट्रैक्टर इनका यूज़ कर दिया जाता है और अलग अलग मशीनों का यूज़ किया जाता है, जिससे लैंड को क्या जाता है, जोता जाता है। ये बोल सकते हैं कि 6 से 7 इंच तक एक तरीके से उसको जोत दिया गया और उसमें सीड्स डाल दिए गए। तो टिलिंग ऑफ लैंड, सोइंग ऑफ सीड्स, सीड्स को डालना, फिर प्लांटिंग की बात कर रहा है, फिर इरीगेशन की बात कर रहा है। तो देखिए, प्लांटिंग को तो छोड़िए, लेकिन इरिगेशन का मतलब क्या हुआ, वही टाइम टू टाइम वाटर देना। आप देखते हो कि बीच में एक तरीके से क्या है कि पानी का सोर्स बना दिया जाता है, कि वो पानी जा रहा है और आराम से क्या है, उस पर्टिकुलर सीड्स को मिल रहा है, धीरे धीरे करके क्या होगा, वो अंकुरित होगा और उसके बाद क्या निकलेगा, उससे जो भी पौधा बनेगा और जो भी पर्टिकुलर आपको फसल चाहिए, जो भी आपने खेती की है, वो निकल के आ जाएगी। यही तो है। तो जनरली क्या बोल रहा है कि ये शुरू का काम है बेसिक ऑपरेशन का, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर पार्ट बोला गया है वो किसके लिए बोला है, जर्मिनेशन से पहले। जर्मिनेशन से पहले का मतलब क्या है, लैंड में जो भी पौधे निकल रहे हैं उसको निकलने से पहले का पार्ट, प्लांट निकलने से पहले का पार्ट। तो आप क्या कर रहे हो, लैंड को जोत रहे हो, उस पर सीड डाल रहे हो, फिर पानी दे रहे हो, ठीक है, टाइम टू टाइम क्या कर रहे हो, वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, इरीगेशन, सिंचाई ये जनरली बोल सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद इसको सिंचाई बोलते हैं। तो पानी डालने का काम कर रहे हो टाइम टू टाइम। प्लांटिंग का मतलब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं आपको बीज डालने होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो जनरली आप डाल देते हो। अगर आप प्लांटिंग सर्च करोगे गूगल पे, तो इमेज में जाना, आपको खुद पता चल जाएगा, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, बिल्कुल जरा जरा से। वो जनरली क्या होता है, ज़मीन पे लगाए जाते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है और आगे ग्रोथ होती है। तो प्लांटिंग भी बेसिक ऑपरेशन का पार्ट है, सब्सीक्वेंट का नहीं है, याद रख लेना। तो ये जनरली मैंने बता दिया। ये बोला, इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन स्किल एंड लेबर अपॉन द लैंड प्रायर टू जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले का मतलब क्या है, ये भी लिख दिया, डैट इज कल्टीवेटर परफॉर्म्स बिफोर प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड और द प्लांट कम्स आउट। तो इसका मतलब प्लांट आने से पहले, पौधे आने से पहले जो भी पार्ट किया जाता है वो बेसिक ऑपरेशन का है। इसका मतलब बेसिक ऑपरेशन होगा तभी वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होगा, याद रखना, क्योंकि बेसिक के बाद सब्सिक्वेंट होता है। तो क्या पता आप बेसिक तक ही काम कर रहे हो, उसके बाद तो सब्सिक्वेंट होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पौधा निकलने लग गया उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें पेस्टिसाइड, जो कीटाणुनाशक बोलते हैं हिंदी में, वो जनरली डालने पड़ेंगे कि कोई ख़राब ना हो जाए। आसपास क्या होता है, बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाती है, इसका मतलब छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं फालतू के, वो हटाने पड़ते हैं। झाड़ियाँ उग जाती है, वो हटानी पड़ते हैं। तो वो सारा पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब्सीक्वेंट ऑपरेशन में आ जाएगा। पर याद रखना, ये बोल रहा है पॉइंट, एनी स्पॉन्टेनियस ग्रोथ फ्रॉम लैंड इटसेल्फ विदाउट एनी ह्यूमन एफर्ट कैन नॉट बी टर्म्ड एज एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। जब आप देखते हो कि कोई भी फॉरेस्ट, उसमें जो भी ट्रीज़ अपने आप ग्रो हो जाते हैं, जंगली घास हो गई, कोई फ्रूट्स हो गए, कोई फ्लावर हो गए, वो अपने आप ही उग गए,
फिर कोई पर्सन आया, उसने उसको तोड़ा और मार्केट में बेच के आ गया, उसने क्या बोला मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस ग्रोथ की बात कर रहा है, वो अपने आप ही उगे हैं, ह्यूमन एफर्ट किया ही नहीं गया। इसका मतलब बेसिक ऑपरेशन किया ही नहीं गया। बेसिक ऑपरेशन करोगे तब जाके एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा। अगर वो अपने आप उग जाते हैं तो बेसिक ऑपरेशन नहीं हुए, इसलिए वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बने। समझ गए? तो बेसिक ऑपरेशन जरूरी है। अब कभी भी एग्जाम में आ सकता है रखना कि अपने आप उगे हुए झाड़ियाँ, पेड़ पौधे जनरली जो भी अगर वो बेचे जाते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं बनते हैं। ठीक है। अब सब्सीक्वेंट में क्या बोल दिया? इट मीन्स ऑपरेशंस विच फॉस्टर्स द ग्रोथ एंड प्रिजर्व्स द प्रोड्यूस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी प्रोड्यूस है उसको आपको मार्केट में बेचने लायक बनाना है, उसको आपको क्या करना है? सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे। आपको पता है कि बस देखो क्या होता है कि ज़मीन से वो अंकुरित हो गया पौधा, अब उसको बढ़ाएंगे भी तो सही। तो उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो पार्ट आ गया इसमें। देखिए इसके अलावा जैसे पौधे बड़े हो जाते हैं तो आपको पता है कि उनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा निकल जाती है, तो वो एक तरीके से अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसको आपको काटना पड़ता है ताकि वो एक तरीके से सुंदर भी दिख सके और उसका कोई आगे लॉस भी नहीं हो। ऐसा हो सकता है देखिए, क्योंकि देखिए मुझे इतना ज़्यादा ऑपरेशन का पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे दे रखा है तो इस अकॉर्डिंग मैं जनरली आपको सारे पॉइंट बता रहा हूँ। तो इट मीन्स ऑपरेशन विच फॉस्टर्स द ग्रोथ एंड प्रिजर्व द प्रोड्यूस फॉर रेंडरिंग द प्रोड्यूस फिट फॉर सेल इन द मार्केट। तो हम क्या करते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि वो एक तरीके से मार्केट में बेचे जाने लायक हो सके। देखिए तो वो करना ज़रूरी है। इसका मतलब एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अगर आप ये काम करते हो तो ये करना आपका ज़रूरी है। उसको मार्केट में बेचने के लिए उसको फिट रखना ज़रूरी है। तो इसका मतलब क्या करोगे, आप प्रिजर्व करने के लिए कोई ना कोई तरीका करोगे या उसके ग्रोथ के लिए कोई ना कोई तरीका करोगे। एंड विच आर परफॉर्म आफ्टर द प्रोड्यूस स्प्राउट्स फ्रॉम द लैंड। देखिए बोल रहा है कि पौधा जैसे ही भूमि से निकल गया उसके बाद आप करते हो। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या बोल रखा है? डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए ये पर्टिकुलर एक एरिया है, यहाँ पे पौधे उग गए, इधर उग गए, इधर उग गए, इधर उग गए, तो बीच में देखते हो आप क्या होता है कि एक मिट्टी का है ना खड्डा खोद दिया जाता है और वहाँ पे पानी क्या है एक तरीके से जमा कर दिया जाता है। अगर आप देखोगे, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए पानी 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 पानी, सारी जगह पानी होता है और बीच में क्या होते हैं? पौधे लगे हुए होते हैं। तो एक तरीके से उनको पानी मिलता हुआ रहता है आराम से। ये पार्ट हो गया। तो बोला डिगिंग द सॉइल अराउंड द ग्रोथ्स, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल अंडर ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है कि आसपास जो पौधों के आसपास बहुत बड़ी बड़ी क्या हो जाती है? झाड़ियाँ हो जाती है या फालतू के पौधे उग जाते हैं, वो हटाना। जनरली वीडिंग में भी एक तरीके से क्या बोलते हैं, यही होता है कि खरपतवार हटाना। तो वीडिंग का मतलब भी क्या होता है? छोटे छोटे जो पौधे हैं वो हटाना। हिंदी में क्या बोलते हैं? निराई करना। ठीक है। प्रूनिंग मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से प्रूनिंग का मतलब जनरली क्या है कि जो बड़े बड़े पौधे हो जाते हैं या पेड़ भी मान लीजिए, तो उनकी ब्रांचेस बड़ी हो जाती है तो उनको काटा जाता है ताकि वो सुंदर दिखाई दे सके। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसका वो हटा दिया जाता है, क्योंकि वो काम का नहीं होता, वो दिक्कत कर रहा होता है। तो प्रूनिंग का मतलब क्या हो गया कि ब्रांचेज को हल्के से काट देना। और कटिंग का मतलब भी यही है। ठीक है। और हार्वेस्टिंग का मतलब जनरली ये हुआ कि उसको क्या बोलते हैं, हाँ, फसल को काटना, या हम क्या बोलते हैं? फसल को इकट्ठा करना। तो आप जब भी क्या करते हो, ट्रेन के थ्रू जाते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारी फसल क्या होती है? एक जगह पड़ी रहती है, तो वो इकट्ठा कर रखी होती है। तो हार्वेस्टिंग मतलब क्या हुआ? फसल को काटना और इकट्ठा करना। तो ये सारा पार्ट आ गया। अब देखिए जैसे मैंने बताया कि मार्केट के लिए उसको फिट करना है, तो उसका एग्जाम्पल आपका क्या हो सकता है, ये बताइए। देखिए दो तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जाम्पल, और बाकी अगर एक दो आपको मुझे बताने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या अगर पेड मेंबर है तो वो क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे या इंडिविजुअली मैसेज करके बता देना कि सर जनरली ये होते हैं, तो मैं मुझको भी पता चल जाएगा कि आपको आइडिया है या नहीं है। देखिए जैसे आप देखते हो ग्रीन टोबैको लीव्स होते हैं, यानी तंबाकू के पत्ते होते हैं, उसको सुखाना। तो उसको सुखाना क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो सामने वाला प्रोड्यूसर है, अगर हम उसको सुखाएंगे नहीं तो वो लेगा ही नहीं। मतलब वो ग्रीन टोबैको लीव्स को नहीं लेगा, जब वो सूख जाएंगे उसके बाद जनरली क्या है, सामने वाला परचेज करेगा। तो एक तरीके से क्या है, वो ज़रूरी है याद रखना। देखिए जब भी हम सब्सिक्वेंट ऑपरेशन की बात करते हैं तो वो ज़रूरी है, तब जाके एक तरीके से हम क्या बोलेंगे, पूरी की पूरी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी। नहीं तो क्या होता है कि अगर ये ज़रूरी नहीं होता और आप इसमें क्या कर रहे हो, एडिशनल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक तरीके से हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट ऑपरेशन में मार्केट में बेचने लायक बनाने के लिए वो ज़रूरी है। एक तरीके से जो भी किसान है, जो भी फार्मर है, जो भी कल्टीवेटर है, वो इसको ज़रूर करता है। ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जूट का प्लांट आप जानते हो, जूट के पौधे होते हैं, जनरली उससे क्या फाइबर अलग करते हैं, रेशे रेशे क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो वो वाला पार्ट इसमें आ गया, क्योंकि उसके बिना वो मार्केट में बिक नहीं सकते हैं। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें क्या बोलता हूँ कि वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी अगर आपने ये काम किया है। तो आपने कॉटन सुना होगा, कपास, वो क्या होती है, अनजिंड होती है।
अनजिन का मतलब क्या होता है, एक तरीके से थोड़ी खराब वराब होती होगी एक तरीके से, उसमें से क्या आपको कुछ पार्ट हटाना पड़ता है, बिनोले बोलते हैं कि बिनोले हटाना एक तरीके से। तो कॉटन में से आप जो बिनोले अलग करते हो, तो आपको पता है कि कॉटन वैसे भी बिक सकती है बिनोले अलग किए बिना, तो आप उसको मार्केट में वैसे भी बेच सकते हो, तो आपको बिनोले अलग करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर आपने उसको अलग कर दिया और बेच दिया तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बिना मार्केट में फिट किए ऐसे ही बेचा जा सकता है। तो कॉटन से आपको बिनोले अलग करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर आपने अलग कर दिया और बेच दिया तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। इस तरीके से आपको सोचने पड़ते हैं इतने सारे पार्ट। अब कुछ एग्जांपल आप मुझे बताना। हाँ, जैसे देखो मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ कि वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। आपने मस्टर्ड सुना होगा, सरसों। अब सरसों से आप क्या कर रहे हो, ऑयल निकाल रहे हो, या किसी भी बीज से ऑयल निकाल रहे हो, तो आपको पता है कि मस्टर्ड ऐसे भी बिक सकता है, तो आपको इसको फिट रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा ही बेच सकते हो। ठीक, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, अगर आपने सीधा बेच दिया तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है, लेकिन अगर आपने ऑयल निकाल के बेचा है तो एक तरीके से आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो उस केस में क्या हो गया, वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा और वो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो ऑयल निकाल के मत बेचो, अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम करना है तो आप मस्टर्ड के थ्रू ही बेचो, ऑयल निकाल के मत बेचो। अगर ऑयल निकाल के बेच रहे हो तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। अब देखिए, वैसे तो 2-3 एग्जांपल मैंने कवर किए हैं जिससे आपको आइडिया हो जाए, जैसे बी पॉइंट में मैंने कवर कर दिया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ए पॉइंट हो गया। अब देखिए बी पॉइंट में क्या बोल रहा है, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको बताया था, ए जो ओनर है उसने क्या करा, बी को लैंड दिया, बी ने क्या करा, इस पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, ये पार्ट आ गया। ठीक है, एक पर्सन मान लो कि ए है, उसका लैंड है, उसको पैसों की ज़रूरत है, उसने क्या कर दिया, लोन पे सामने वाले यानी लोन ले लिया और सामने वाले बी को दे दिया। तो बी क्या हो गया, मॉर्टगेजी, ए क्या हो गया, मॉर्टगेजर। इसने अपनी ज़मीन क्या करी है, बंधक दे दी, सामने वाले को दे दी कि आप क्या करो, इसको ले लो, मुझे लोन दे दो, जैसे मैं लोन पे कर दूंगा तो अपनी ज़मीन वापस ले जाऊंगा। तो बी इसको आराम से कुछ भी यूज़ कर सकता है। अब बी ने क्या करा, एक सी को दे दी यानी टेनेंट को दे दी। सी क्या कर रहा है, इस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है। अब बी को क्या मिलेगा, सी से रेंट मिलेगा। तो मॉर्टगेजी चाहे ओनर नहीं हो तब भी वो एग्रीकल्चर के पर्पज़ के लिए काम आ रही है और एग्रीकल्चर से इनकम ड्राइव हुई है, तो बी के लिए क्या बन जाएगी, वो इनकम का पार्ट। तो इसका मतलब क्या बोलता है, अगर ए ओनर उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, उससे इनकम कमा रहा है, वो पार्ट आ गया। अगर ए ने किसको दे दी, बी को, बी क्या कर रहा है, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, तो बी के लिए इनकम हो गई, क्योंकि ए ने बी को दी तो ए को रेंट मिला, वो तो मैंने ए पॉइंट में बता दिया। लेकिन बी क्या कर रहा है, उसको एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ कर रहा है, तो उस पर जो इनकम हुई वो बी की इनकम हो गई। ठीक है, बी ने सी को दे दी तो बी को क्या मिला, रेंट मिला। तो आपको पता है कि एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय एग्रीकल्चर, तो सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, बी चाहे ओनर नहीं है तब भी उसको क्या मिल रहा है, उस पर रेंट मिल रहा है, तो वो सारा पार्ट एक तरीके से इनकम में आ जाता है या ए वाले पॉइंट में आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर बोल रहा है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस बाय ए कल्टिवेटर, मतलब जो कि क्या कर रहा है, उस पर खेती कर रहा है। और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी वस्तु मिली है, आपको जो भी रेंट मिला है वो कैश में नहीं मिला, कैश में भी मिल सकता है, सीधी सी बात है, नहीं तो काइंड में भी मिल सकता है, मतलब सामने वाला आपको खेती का कुछ हिस्सा दे रहा है जो भी उसने प्रोड्यूस किया है। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए कि एक ओनर है, उसने क्या करा, बी को रेंट पे दिया, बी ने उस लैंड पे क्या कर दिया, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एक्टिविटी की, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया, जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया उसमें से जो रेंट दिया उसको उसने बी ने क्या करा, कैश में नहीं दिया। ठीक है, वो किस में दिया, प्रोड्यूस के फॉर्म में दिया, जो भी प्रोड्यूस निकाला था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला था, उसका कुछ हिस्सा ए को दे दिया। तो ये बोल रहा है रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, तो ए को जो रेंट मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, काइंड में मिल रहा है। तो देखिए अब पढ़िए क्या बोल रहा है, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय द परफॉर्मेंस बाय ए कल्टिवेटर, बाय द परफॉर्मेंस बाय ए कल्टिवेटर, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड बाय दैम टू रेंडर द प्रोड्यूस रेज्ड और रिसीव्ड बाय हिम फिट टू बी टेकन टू द मार्केट। इसका मतलब नॉर्मल प्रोसेस ये है कि जो भी कल्टीवेटर है या जिसको एग्रीकल्चर का कुछ ना कुछ हिस्सा मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उसको मार्केट में बेचने लायक बना रहा है, क्योंकि वो उसके बिना मार्केट में बिक ही नहीं सकते। तो ऑर्डिनरली का मतलब क्या है कि नॉर्मली जो कल्टीवेटर है या जिसको एक तरीके से खेती का कुछ हिस्सा मिला है, उसको पता है कि मार्केट में वो बिकेगा ही नहीं है, अगर मैं सिंपली बेचूंगा तो मुझे उसको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा उसकी क्वालिटी। तो मुझे क्या करना है, उसको मार्केट में बेचने लायक बनाना है। तो मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया, ड्राइंग टोबैको लीव, टोबैको लीव्स को क्या करना, सुखाना। स्ट्रिपिंग फाइबर्स फ्रॉम जूट प्लांट, जूट के पौधे से रेशे निकालना। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देखिए हिंदी करने में टिपिकल होती है लेकिन करवानी पड़ती है आपको, जिससे आपको समझ में आए। अब देखिए बोल रहा है द सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय कल्टीवेटर ऑफ द प्रोड्यूस रेज्ड बाय हिम, नॉर्मल पार्ट। देखिए कितना सिंपल पॉइंट है, एक ओनर है, नॉर्मल एग्जांपल जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बी को दिया,
यूज़ करने के लिए बी ने क्या करा, उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करी, और बी ने क्या करा, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकला उसको मार्केट में क्या करा, सेल करके आ गया, मार्केट में सेल करके आ गया। सेल करने से जो भी इनकम हुई वो बी की क्या हो गई, एग्रीकल्चर इनकम हो गई, सीधी सी बात है। और ए को तो रेंट मिल ही रहा है, तो वो पर्टिकुलर ए पॉइंट में आ ही रहा है कि रेंट फ्रॉम एनी लैंड, जो कि किसके लिए है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए यूज़ हो रहा है और इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो तो ए पॉइंट में है। जबकि हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, एक तरीके से बी पॉइंट में बात कर रहे हैं, थर्ड वाले पार्ट की। द सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय ए कल्टिवेटर ऑफ प्रोड्यूस रेज्ड बाय हिम, जो भी उसने प्रोड्यूस किया है उसको उसने बेचा। और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रिसीव बाय हिम। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए एक ओनर है, ए को रेंट कैश की जगह क्या मिल गया, वही प्रोड्यूस मिल गया, यानी खेती का कुछ हिस्सा मिल गया। अब ए भी तो बेच सकता है, ए अगर उसको बेच रहा है उससे जो भी इनकम हो रही है वो एग्रीकल्चर इनकम ही कहलाएगी, याद रखना। ए ओनर है, ए ने कुछ भी नहीं किया काम, काम सारा किसने किया, बी ने, किराएदार ने। उसने क्या करा, उस लैंड को यूज़ करा, उस पर जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकाला उसका जो भी हिस्सा है कुछ, वो ए को दे दिया रेंट के फॉर्म में, क्योंकि बी क्या है, उसको कैश नहीं दे पा रहा। ऐसे बोलते हैं ना बट पे, जनरली आपके शायद गांव में जो भी गांव वाले हैं आप बताना, यानी जो भी गांव में रहते हैं या विलेज में रहते हैं बताना, उसको शायद बट बोलते हैं, क्योंकि मैं तो शहर में रहता हूँ, मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से जो ये ए से रिलेटेड पार्ट है, ए की जो भी इनकम होगी वो कैसे होगी, जो भी उसने प्रोड्यूस यूज़ करा ए ने, उसने क्या कर दिया, उसको मार्केट में बेच दिया। अब ए क्या कर रहा है, जो भी उसके पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आया उसने उसको मार्केट में बेच दिया। मार्केट में बेचने से जो भी इनकम हुई उसे हम क्या बोलेंगे, सेल ऑफ प्रोड्यूस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ द प्रोड्यूस रिसीव बाय हिम। ये तो बोल रहा है कि जो भी उसको प्रोड्यूस मिला उसको उसने बेचने से जो इनकम कमाई है, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो प्रोसेस हैज़ बिन परफॉर्म अदर देन ए प्रोसेस रिक्वायर्ड टू रेंडर इट फिट फॉर द मार्केट। इसका मतलब ये दोनों इसको मार्केट में फिट करने का प्रोसेस कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि टोबैको लीव्स जो है वो ऐसे बिक नहीं सकता, तो उसको सुखाने की ज़रूरत होती है। वैसे जूट पौधे हैं, जूट के जो पौधे हैं उसमें से रेशे अलग करने की ज़रूरत होती है, तो कुछ ना कुछ प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। जैसे एप्पल हो गया, सेव, तो आपको पता है कि उस पर जनरली क्या है, उसको बनाए रखने के लिए, उसको ख़राब होने से बचाए रखने के लिए वैक्सिंग करना पड़ता है, तो वो वैक्सिंग भी करनी पड़ती है। तो ये सारा पार्ट इसमें आ सकता है। ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर प्रोसेस हैं जो आप कहीं ना कहीं देखोगे। ठीक है, पॉइंट, द प्रोसेस मस्ट बी एम्प्लॉयड ओनली टू कन्वर्ट प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड इन मार्केटेबल फॉर्म। तो ये बोल रहा है कि जो भी कल्टीवेटर ने प्रोड्यूस किया है या कल्टीवेटर ने उसका कुछ हिस्सा मेन ओनर को दे दिया रेंट के फॉर्म में, आपको पता है, तो उसको जनरली क्या है, मार्केटेबल फॉर्म में बनाने लायक होना चाहिए। द प्रोसेस मस्ट बी एम्प्लॉयड ओनली टू कन्वर्ट इफ मार्केटिंग प्रोसेस इज परफॉर्म ऑन द प्रोड्यूस और रेंट इन काइंड विच कैन बी सोल्ड इन इट्स रॉ फॉर्म इन द मार्केट। मैंने बताया कि उसको ऑर्डिनरली करने की जरूरत ही नहीं है चेंज, आप ऐसे ही बेच सकते हो, मतलब रॉ फॉर्म में भी बेच सकते हो। तो उस केस में क्या होगा, देन इनकम डिराइव फ्रॉम सच प्रोडक्ट इज पार्टली एग्रीकल्चर एंड पार्टली नॉन एग्रीकल्चर। इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी चीज़ को रॉ फॉर्म में बेच सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया मस्टर्ड, उसको आप रॉ फॉर्म में बेच सकते हो, लेकिन आपने क्या करा, मस्टर्ड से क्या निकाला, ऑयल, और उसको बेच दिया, तो मैंने क्या बताया, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये पार्टली एग्रीकल्चर कहलाएगा और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगा, जो कि देखिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी तो मैंने क्या बताया, एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है कि अगर रॉ फॉर्म में जनरली मस्टर्ड को बेचते हो तो वो एग्रीकल्चर इनकम होता है, लेकिन अगर आप क्या करते हो कि उसको चेंज करते हो, जो कि चेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सके, तो उस केस में क्या होगा, वो पार्टली एग्रीकल्चर और पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगा। कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि क्या होता है, कुछ हिस्सा क्या करते हैं हम अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं, यानी अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि शुगर कैन हम प्रोड्यूस करते हैं, गन्ना, ठीक है। अब जो भी हमने प्रोड्यूस करा उसको डायरेक्टली मार्केट में नहीं बेचा, उससे हमने क्या कर दिया, शुगर बनाई, तो उसका कुछ हिस्सा तो हमने मार्केट में बेच दिया, वो एग्रीकल्चर इनकम हो गया। लेकिन कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ कर दिया, शुगर को बनाने के लिए या गुड़ को बनाने के लिए, जैगरी बोलते हैं ना, तो गुड़ को बनाने के लिए। तो कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा इसका, और कुछ नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, क्योंकि शुगर कैन रॉ भी बिक सकता था, लेकिन हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए कर दिया। ठीक, अब सी पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए समझाता मैं इसलिए यूँ क्योंकि आपको पूरा डिटेल में आ जाए, बाकी कई वीडियो में आपको समझ में ना आए तो यहाँ तो समझ में आ जाए, क्योंकि आप बाकी सारी यूट्यूब की वीडियो में देखोगे तो उसमें भी पार्ट दे रखा होगा, अच्छा दे रखा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और भी समझ जाए, तो आपको आइडिया होना चाहिए। सी एनी इनकम डिराइव फ्रॉम ए बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। अब देखिए बोल रहा है कि इसके अलावा बिल्डिंग से रिलेटेड इनकम भी बोल रखा है। तो आप देखते हो कि जो खेत होता है उसमें क्या होता है, या तो ऊपर ही जनरली क्या होती है, बिल्डिंग बनी होती है, यानी खेत के बीच में ही या कहीं पे भी साइड में बिल्डिंग बनी हुई होती है। बिल्डिंग मतलब एक तरीके से क्या हो गया, नॉर्मल हाउस हो गया, जो कि किसान के रहने के लिए हो सकता है, या स्टोर हाउस के फॉर्म में हो सकता है, याद रखना, किसान के रहने के लिए। आपको पता है कि देखिए एक ओनर है, उसने बी को ज़मीन दी, और बी क्या करता है, 20-30 किलोमीटर दूर से आता है,
मान के चलिए। तो बी ए को क्या बोलेगा कि आपका जो पर्टिकुलर यही पार्ट है ये मुझे दे दीजिए, मैं इसमें क्या करूँगा, रह लूँगा। अब इस पे जो इनकम हो रही है ए की, वो भी एक तरीके से क्या है, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट है। इसी तरीके से स्टोर हाउस के फॉर्म में रख के बैठे हो, तो आपने अगर किसी को स्टोर हाउस के फॉर्म में ये दे दिया, जो कि वहाँ पे वो क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रख के बैठा है, वो भी जनरली एग्रीकल्चर इनकम होगी। क्योंकि ए ने क्या कर रखा है, अपनी ज़मीन तो रेंट पे दी है, साथ में ये फार्म हाउस को या जो भी स्टोर हाउस है इसको भी रेंट में दे दिया है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है, नॉर्मल सा पार्ट है। तो बोल रहा है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम ए बिल्डिंग सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, द बिल्डिंग शुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट, नॉर्मल पार्ट। यानी जो बिल्डिंग होनी चाहिए, यानी मकान, या जैसे आप फार्म हाउस भी बोल सकते हो, फार्म हाउस वो नहीं जो घूमने वूमने पार्टी वार्टी के लिए, वैसा नहीं बोल रहे हैं, जैसे रेव पार्टी होती है वो नहीं बोल रहे हम। जनरली हम फार्म हाउस किसकी बात कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ लगा हुआ है, ठीक है, याद रखना, या एग्रीकल्चर लैंड के अंदर है, ऊपर है, एग्रीकल्चर लैंड के बीच में या साइड में कहीं पे है, या उसके बिल्कुल सटा हुआ है, समीप, जिसे बोलते हैं इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, ये बोल रखा है, अगले पॉइंट पे बोल रखा है। लेकिन याद रखना ये बोल रहा है कि जो ये बिल्डिंग होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए, क्या बोलते हैं, कल्टीवेटर मतलब किसान यानी फार्मर, तो कृषक या भूमि का लगान प्राप्त करने वाली की होनी चाहिए। भूमि का लगान मतलब क्या हो गया, भूमि का रेंट, ठीक है, और कल्टीवेटर मतलब क्या हो गया, किसान, फार्मर, ठीक है, जो खेती कर रहा है। द बिल्डिंग शुड बी ऑन और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड बीइंग सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पज। मैंने आपको बताया ना कि एक तरीके से एग्रीकल्चर लैंड से सटा हुआ होना चाहिए, जैसे मान के चले यहाँ है तो इसके पास में ये बनी हुई है, बिल्कुल समीप, जुड़ा हुआ। विसिनिटी मतलब क्या होता है, एक तरीके से जुड़ा हुआ बिल्कुल, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं, ऑन, ऑन का मतलब क्या है, इसके ऊपर, मतलब एग्रीकल्चर लैंड के अंदर, ठीक। द बिल्डिंग शुड बी यूज्ड एज ड्वेलिंग हाउस, ड्वेलिंग हाउस मतलब क्या होता है, रहने के लिए, और स्टोर हाउस आपको पता है, स्टोरेज के फॉर्म में, गोडाउन के फॉर्म में, और अदर आउट बिल्डिंग मतलब बाहरी बिल्डिंग के फॉर्म में, कि एक बाहरी बिल्डिंग है जिसमें लोग क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। लोग मतलब कौन, जो किसान वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो उन्हें पता है कि वो जा नहीं सकते हैं, तो जनरली वहाँ पे रह रहे हैं। द लैंड इज आइदर असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू इन इंडिया और सब्जेक्ट टू लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना कि एग्रीकल्चर इनकम की हम बात करते हैं तो रूरल लैंड होना चाहिए ये बोलते हैं, या चलो रूरल लैंड नहीं भी है तो उसके लिए क्राइटेरिया दे रखा है कि उस पर जनरली क्या होना चाहिए, कि जो भी लैंड है उस पर लोकल रेट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, टैक्स लगना चाहिए, जैसे हम क्या बोलते हैं, लगान बोलते हैं ना वो। तो देखिए जो लैंड रेवेन्यू ना इसको लगान बोलते हैं, और जो लोकल रेट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्थानीय कर, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। इसको लगान बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, स्थानीय कर। तो बोला लैंड इज आइदर असेस टू लगान, ठीक है, इन इंडिया, और सब्जेक्ट टू स्थानीय कर लोकल रेट असेस्ड एंड कलेक्टेड बाय ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसका मतलब एक तरीके से वो क्या हो गया, ये मान लिया गया कि वो गाँव में है। अगर पर्टिकुलर ये हो रहा है तो चाहे अर्बन लैंड भी हो, लेकिन हम क्या बोलेंगे, अगर उस पर लैंड रेवेन्यू असेस हो रहा है या लोकल रेट लग रही है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के थ्रू, तो जनरली वो क्या होगा, रूरल लैंड कहलाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ कहीं नहीं दे रखा कि रूरल है या अर्बन है, लेकिन हाँ यहाँ हम सिचुएशन के फॉर्म में क्या देख रहे हैं, नॉर्मल ये मानते हैं कि रूरल लैंड है, क्या है, रूरल। और अगर अर्बन भी बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि उस पर लैंड रेवेन्यू असेस होना चाहिए, लोकल रेट होनी चाहिए, तो अपने आप ही वो रूरल बन जाता है, सीधी सी बात है। लेकिन याद रखना कि नॉर्मल टर्म में कैसे क्या बोलेंगे, कि रूरल लैंड पे जो भी एग्रीकल्चर इनकम हो रही है वो टैक्सेबल नहीं होती, और अर्बन लैंड पे जो भी होती है वो क्या होती है, टैक्सेबल होती है, ये बोला जाता है। तो ये बोल रहा है और वेयर द लैंड इज़ नॉट सो असेस टू लैंड रेवेन्यू और सब्जेक्ट टू लोकल रेट, जो हमने पढ़ा, ये असेस नहीं किया जा रहा, कहने का मतलब इस पे नहीं लग रहा लैंड पे, इट शुड नॉट बी सिचुएटेड, ये यहाँ सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको मैं समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये बोल रहा है कि यहाँ सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब मैंने बताया गांव, गांव कहाँ होगा, शहर से दूर होगा, याद रखना, शहर से दूर होगा तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होगी। अगर शहर में होगा तो अर्बन लैंड हो गया, अर्बन लैंड हो गया, और उस पर देखिए क्या है, लैंड रेवेन्यू भी नहीं लग रहा और लोकल रेट भी नहीं लग रहा, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए बोल रहा है इट शुड नॉट बी सिचुएटेड, अगर एग्रीकल्चर इनकम को एग्जेम्प्ट करना है तो यहाँ वो सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो अर्बन लैंड के एरिया के फॉर्म में दे दिया, मतलब जितना दूर होगा, जो भी लिमिट है उससे जितना दूर होगा उतना हम क्या बोलेंगे, अच्छा होगा, और उतना वो रूरल लैंड का पार्ट होगा। जिस लिमिट के वो अगर पास होगा तो उस केस में क्या है, वो अर्बन लैंड कहलाता है और उसमें टैक्सेबिलिटी का पार्ट आ जाएगा। तो देखिए पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है कि ये इधर सिचुएटेड नहीं होना चाहिए, किधर नहीं होना चाहिए, विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एनी म्यूनिसिपलिटी और कंटेनमेंट बोर्ड हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो ये बोल रहा है कि जो ये भूमि है, ये जो लैंड है, ये नगर पालिका की जो सीमा है, या छावनी बोलते हैं इसको, कंटोनमेंट बोर्ड मतलब क्या होता है, छावनी। छावनी आपको पता है कि जैसे जहाँ सेना के जवान जनरली रहते हैं, आपने कभी देखा होगा, जैसे मैं एक बार नसीराबाद गया था
जो कि अजमेर के पास में पड़ता है। तो जैसे अजमेर से नसीराबाद में गया तो बीच में एक पूरा कंटोनमेंट बोर्ड बना हुआ था, अलग अलग सेना की क्या है घर बने हुए थे, बहुत खाली जगह भी पड़ी थी, तो वो कंटोनमेंट बोर्ड हो गया। हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। देखिए जनरली क्या है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा का पार्ट बोल रहा है 10,000 या उससे ज़्यादा है, क्योंकि अगर 10,000 से कम होती, मान के चलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज़्यादा ही होगी। अगर हम किसी नगर पालिका की बात कर रहे हैं, आपके पास में भी तो है, आपके यहाँ पे नगर निगम, नगर परिषद, जो भी सीमा बनी हुई है, आपको पता है कि आपकी पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा होगी। जैसे मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ तो कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा है। तो जनरली ये किसकी बात कर रहा है कि जहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 10,000 या उससे ज़्यादा हो म्यूनसिपलिटी के अंदर। तो याद रखना विद इन द जुरिस्डिक्शन बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि नगर पालिका की सीमा या कंटोनमेंट बोर्ड की सीमा के अंदर की बात कर रहा है। भीतर अगर 10,000 है उससे ज़्यादा हो तो वहाँ ये सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। अगर वो वहाँ सिचुएटेड है, ठीक है, तो उस केस में वो अर्बन लैंड कहलाता है। तो इसलिए बोल रहा है कि सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। सिचुएटेड नहीं होगा तो क्या होगा, वो रूरल लैंड कहलाएगा। तो जनरली ये जो कंडीशन है किसकी है, अर्बन लैंड की है, कि अगर 10,000 है उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है और म्यूनसिपलिटी की लिमिट या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट में है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये अर्बन लैंड है। अर्बन लैंड है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। जो भी इसकी एग्रीकल्चर इनकम होगी, इस लैंड पे जो भी एग्रीकल्चर इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। समझ गए। इसी तरीके से और बोल रखा है, और थोड़ा टिपिकल है, फिर भी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। देखिए क्या बोला, और इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। अब देखिए उसमें क्या बोला था ऊपर वाले में, कि वो नगर पालिका या कंटोनमेंट बोर्ड की सीमा के अंदर है। और हाँ, बीच में देख लेना बहुत सारे दे रखे हैं, म्यूनसिपलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोल सकते हो, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, टाउन कमेटी, या किसी भी नेम से हो, लेकिन एक तरीके से क्या है, वो गवर्नमेंट की कोई ना कोई लोकल अथॉरिटी के फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। तो यहाँ सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। अब कहाँ सिचुएटेड नहीं होना चाहिए, तो ये बोल रहा है इन एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली। एरियल का मतलब क्या होता है, एक तरीके से जैसे आपको पता है कि पक्षी है, बर्ड, वो क्या करता है, जब भी आसमान में विचरण करता है, मतलब घूमता है, जाता है, तो वो थोड़ी घूमते हुए जाता है। हमें पता है हमारे तो नीचे क्या है, जब भी हम क्या करते हैं कहीं जाते हैं तो बहुत सारी गलियाँ हैं, तो हमें घूम के जाना पड़ता है। जब भी हम हाईवे की बात करते हैं तो हाईवे तो जनरली सीधा है, लेकिन आपको पता है कि जब भी क्या होता है बीच में कहीं ना कहीं लाइट्स आती है या कोई सर्किल आता है या कुछ मोड़ आता है, तो हमें घूमना पड़ता है। उसके बेसिस पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस लग जाती है। तो ये उसकी बात नहीं कर रहा घूमने की, जनरली ये एरियली मेजरमेंट की बात कर रहा है। तो जो किलोमीटर का पार्ट देखोगे वो आप एरियली देखोगे। यानी हम क्या बोलते हैं, जो बर्ड जब भी क्या करता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो सीधा सीधा जाता है, वो ऐसे नहीं कि घूमते हुए जा रहा है, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, ऐसे नहीं, ऐसा माना जाता है सीधा जाता है। तो एरियल व्यू देखिए किलोमीटर के फॉर्म में, न कि ज़मीन का व्यू देखिए, क्योंकि ज़मीन में तो बहुत सारी गलियाँ होगी। और आप क्या बोलोगे, मेरे को तो क्या है इस पर्टिकुलर जो 2 किलोमीटर के अंदर है, 6 किलोमीटर के अंदर है, 8 किलोमीटर के अंदर है, उसके मैं बाहर चले गया, क्योंकि मेरे को तो 9 किलोमीटर लग गए जाने में अपने गांव में पहुंचने पे। जबकि आपका वो एरिया गांव में आ ही नहीं रहा, क्योंकि वो इस लिमिट के अंदर आ रहा है। इस लिमिट के अंदर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अर्बन के अंदर है। इस लिमिट के अंदर है तो मतलब क्या है, वो अर्बन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिचुएटेड नहीं होना चाहिए, मतलब इनके बाहर होना चाहिए। तो बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ द म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड, एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट्स ऑफ सच म्यूनसिपलिटी और कंटोनमेंट बोर्ड इज ट्रीटेड एज नॉन रूरल एरिया। देखिए बोल दिया ना। देखिए अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ये लाइन पढ़ोगे तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, कि जो भी आपकी म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड, मान के चलिए आपका म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड है, ये अर्बन है। अर्बन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन क्या है 10,000 है, उससे ज़्यादा है, ये मान के चलिए, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि इसकी जो लिमिट है, ये पूरी लिमिट है, ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये लिमिट है, लोकल लिमिट। उससे फ्रॉम बोल रहा है ना, एरिया विद इन द एरियल डिस्टेंस फ्रॉम, तो उससे अप टू 2 किलोमीटर। ठीक है, उससे अप टू 6 किलोमीटर, उससे अप टू 8 किलोमीटर, ऐसे बोल रहा है। तो जो भी आपकी लोकल लिमिट है म्यूनसिपलिटी या कंटेनमेंट बोर्ड की है, उससे अप टू 2 किलोमीटर, अप टू 6 किलोमीटर, अप टू 8 किलोमीटर। और एंड साथ में ये कंडीशन भी होनी चाहिए, याद रखना, एंड है तो अप टू 2 किलोमीटर का पार्ट है, और साथ में क्या बोल रहा है, मोर देन 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख। इसका मतलब क्या है, अप टू 1 लाख है, कि 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा का मतलब क्या है, 10,000 एक, लेकिन 1 लाख तक पॉपुलेशन अप टू 2 किलोमीटर। लेकिन अब अगर आप 3 किलोमीटर में आ गए तो आप क्या बोलोगे, कि मैं तो 3 किलोमीटर में आ गया, तो आपकी जो पॉपुलेशन है वो क्या होनी चाहिए, अप टू 6 किलोमीटर में मोर देन 1 लाख, यानी 1 लाख 1 बट नॉट एक्सीडिंग 10 लाख, मतलब 10 लाख तक। फिर आप अगर आप 7 किलोमीटर में आ गए, 8 में आ गए, तो मोर देन 10 लाख अप टू 8 किलोमीटर।
अब देखिए अगर आप ये नहीं समझे तो इसको जनरली हम कैसे देखेंगे, इस डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। देखिए जैसे ये अर्बन लैंड का पार्ट दे रखा है कि मैंने बोल दिया कि ये अर्बन लैंड है, ये आपकी म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट है। ये जो साइड में सर्किल दे रखा है, ये लाइन दे रखी है पूरी की पूरी, ये मान के चलिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अगर हम अर्बन की बात करते हैं तो अभी भी अर्बन है अगर वो 2 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पे ये 2 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये नहीं लिख रहा, यहाँ पे आप ये याद रख लेना कि जो मैंने बताया ये वाला 10,000 बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, जनरली ये भी है, ठीक है। इसी तरीके से क्या बोल दिया कि ये 6 किलोमीटर की लिमिट में है, तो अभी भी अर्बन है। क्यों? क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा है बट अप टू 10 लाख पॉपुलेशन। 1 लाख एक है या उससे ज़्यादा है लेकिन 10 लाख तक है, 10 लाख तक पॉपुलेशन है। 8 किलोमीटर यहाँ तक का दायरा है, देख लीजिए। देखिए आपको पता है कि मैंने दूसरे सर्किल तक बोला, तो ये म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट है उसके 6 किलोमीटर तक और यहाँ से लेके 8 किलोमीटर तक, ठीक। तो ये बोल रहा है कि म्यूनसिपलिटी या लोकल लिमिट बोल रहे हैं या कंटोनमेंट बोर्ड बोल रहे हैं, उसकी वहाँ से लेकर 8 किलोमीटर तक की जो भी लिमिट है उसमें जो पॉपुलेशन है वो क्या है, मोर देन 10 लाख है, मोर देन 10 लाख है, ये तो बोल रखा है। तो इस तरीके से आपका पार्ट आ गया और वो अर्बन में आ गया। तो अब एग्जाम्पल देखिए, अगर आपकी पॉपुलेशन 9,000 है तो वो 10,000 और मोर नहीं है, तो उस केस में क्या हो गया, वो रूरल एरिया कहलाएगी। चाहे वो म्यूनसिपल लिमिट में है लेकिन पॉपुलेशन 10,000 और मोर नहीं है, सबसे पहला केस। फिर हमने दूसरा केस जो देखा उसमें क्या देखा, 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर। अब कोई सा भी एग्जाम्पल देख लीजिए सिंपल सा। अब देखिए इसमें कोई सा भी एग्जाम्पल कैसे सोचेंगे, आप सोचिए कि आप जहाँ पे भी रहते हैं तो आपका कोई नगर निगम की सीमा होगी कि यार 50-100 किलोमीटर चलेंगे, उसके बाद आपको लग रहा है कि गांव आ रहा है। लेकिन जनरली वो गांव क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि अप टू 2 किलोमीटर बोल दिया। तो आप देखिए कि म्यूनसिपलिटी की जो भी लिमिट खत्म हो रही है, कहने का मतलब ये वाली जो भी लिमिट खत्म हो रही है, इसके बाद अप टू 2 किलोमीटर सोचिए, ठीक है। तो कोई मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि मान के चलिए कि 1 किलोमीटर का दायरा है और जो पॉपुलेशन बोल रखी है वो कितनी बोल रखी है आपकी, 9,000 बोल रखी है। तो ये आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अप टू 2 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, इस लिमिट से 0 से 2 किलोमीटर का पार्ट बोल रखा है, ये तो है। लेकिन पॉपुलेशन जो होना चाहिए वो 10,001 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे कितनी है, 9,000 ही है। तो हम क्या बोलेंगे, ये टैक्सेबल नहीं है, ठीक है, ये टैक्सेबल नहीं है क्योंकि ये अर्बन में नहीं आ रहा, ये रूरल कहला रहा है। तो हम जब भी नॉन रूरल की बात करेंगे यानी अर्बन लैंड की बात करेंगे तो वो इससे रिलेटेड केस देखेंगे तीनों, कि लिमिट के 2 किलोमीटर, लिमिट के 6 किलोमीटर के अंदर और लिमिट के 8 किलोमीटर के अंदर आपका पार्ट आ रहा है। जो भी एक तरीके से म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया है, जो भी लिमिट है उसके 2 किलोमीटर के अंदर, उसके 6 किलोमीटर के, उसके 8 किलोमीटर के अंदर आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है। पर साथ में हमें पॉपुलेशन भी देखनी पड़ेगी। अगर पॉपुलेशन का पार्ट कम आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो एग्जाम्प्ट है। एग्जाम्प्ट क्यों है, क्योंकि वो रूरल एरिया बन जाएगा। तो ये जनरली जो पार्ट है सारा का सारा क्राइटेरिया अर्बन के लिए, किसके लिए, अर्बन के लिए। आपको पता है ना कैपिटल गेन की भी जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर अगर आपकी इनकम होती है, यानी अगर एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफ़र करते हैं और जो रूरल एरिया में होती है तो उस पर कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट होता है। क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। लेकिन अगर वो अर्बन में आ जाता है, मतलब इस सर्किल के अंदर आ जाता है जो हमने पढ़ा, तो वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है, क्योंकि वो अर्बन कहलाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी देखिए एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। चले मान के चलिए कि मैंने बोल दिया कि देखिए ये 6 किलोमीटर का पार्ट है, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि ये जैसे 0 से लेके 6 किलोमीटर है, ये म्यूनसिपलिटी या कंटोनमेंट बोर्ड की लिमिट है। तो मैंने बोल दिया कि आप 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हो, ठीक है, आप 5 किलोमीटर के दायरे में आ रहे हो और आप जो आ रहे हो वो आ रहे हो, आपकी पॉपुलेशन जो एरिया की वो है 2 लाख। तो 2 लाख का मतलब क्या हो गया, 1,01 से लेकर अप टू 10 लाख, ये बताया था मैंने, अप टू 6 किलोमीटर वाले पार्ट में, ठीक है। तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो 2 लाख आ रही है। अब आपको पता है कि 0 से 6 किलोमीटर में आप हो और पॉपुलेशन 2 लाख है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अर्बन एरिया में हो। अर्बन एरिया में है तो आपकी इनकम जो होगी वो क्या होगी, टैक्सेबल होगी, टैक्स फ्री नहीं होगी, एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। ये मान के चलिए एग्रीकल्चर इनकम हम क्या बोलते हैं, एग्जम्प्टेड टैक्स से, तो वो एग्जम्प्ट नहीं होगी, ऐसे माना जाएगा। मतलब आपके रूरल एरिया में नहीं आ रहा। लेकिन अगर 5 किलोमीटर में है और जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से कम है, मतलब 90,000, किसमें 90, तो आप देख सकते हो कि आप 0 से 2 किलोमीटर वाले क्राइटेरिया से हट गए, पर आप 0 से 6 किलोमीटर में आ गए। लेकिन जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख नहीं रही, वो तो 90 ही रही। इसका मतलब क्या हुआ कि आप रूरल एरिया में रहते हो और एग्रीकल्चर इनकम आपकी वो कहलाएगी और एग्जम्प्ट कहलाएगी, क्योंकि आप अप टू 6 किलोमीटर वाले पार्ट में तो आ गए लेकिन जो पॉपुलेशन है उसमें नहीं आ पाए, तो पॉपुलेशन आपकी कम रह गई। तो याद रखना कि ये भी क्राइटेरिया साथ में और ये भी साथ में है। मोर देन 10 लाख तो 11 लाख, 12 लाख पॉपुलेशन है, अप टू 8 किलोमीटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप 9 किलोमीटर में हो
तो आप एक तरीके से शहर की सीमा से बाहर हो। शहर मतलब वही सिटी म्यूनसिपलिटी कंटोनमेंट बोर्ड है, उसकी सीमा से बाहर हो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ धीरे धीरे क्योंकि ये लोगों को दिक्कत आती है। तो अगर आप 9 किलोमीटर के एरिया में हो, 10 किलोमीटर के एरिया में हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप शहर की सीमा से बाहर हो। तब आपकी चाहे पॉपुलेशन कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ पे अप टू 8 किलोमीटर बोल रखा है, तो आप 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, तो उस केस में क्या हो, आप दूर हो, शहर से दूर हो, और आपकी पॉपुलेशन इतनी भी नहीं होगी, कम ही होगी, सीधी सी बात है। तो उस केस में क्या है, हम क्या बोलेंगे, आप गाँव में रहते हो, विलेज में रहते हो, रूरल एरिया में लेते हो, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम क्या है, एग्जेम्प्ट है। पॉपुलेशन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस ऑफ विच द रेलिवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी कंसिडर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि बोला लास्ट प्रिसीडिंग सेंसस, तो जैसे आपको पता है कि 10-10 साल में काउंट होता है, जैसे 2001 हो गया या समथिंग 2011 हो गया, इस तरीके से काउंट हुआ। तो बोल रहा है कि जो भी रेलिवेंट फिगर है हैव बीन पब्लिश बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी कंसिडर्ड। तो आपका प्रीवियस ईयर 2019-20 है, तो आपको पता है कि 1 अप्रैल 19 को, ठीक, फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर शैल बी कंसिडर्ड, तो 1 अप्रैल 19 को जनरली वो कंसिडर्ड किया गया है मेरे हिसाब से। तो ये या शायद 1 जनवरी होता है, उसके अकॉर्डिंग जो कंसिडर किया गया है। तो ये आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, आपको नॉर्मल क्या पता करना है, जो मैंने थियोरटिकल पार्ट बताया वो। अब प्रैक्टिकली आपके आने के चांस नहीं है, लेकिन फिर भी आ गए, तो मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको सोच के बता दिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको पता है कि आपका 3 किलोमीटर के पार्ट में आ रहा है, तो वो अप टू 6 किलोमीटर में फंसा देगा। अगर आपका 7 किलोमीटर के पार्ट में आ रहा है, तो अप टू 8 किलोमीटर में आ जाएगा। लेकिन उसमें पॉपुलेशन भी एक तरीके से क्या होनी चाहिए, फिर ज़्यादा होनी चाहिए। अगर कम है तो उस केस में क्या है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि जनरली जो ये क्राइटेरिया है सारा का सारा अर्बन लैंड से रिलेटेड है। तभी यहाँ पे क्या बोल दिया कि ये सिचुएटेड नहीं होना चाहिए। अगर ये सिचुएटेड नहीं होगा तब जाके आपका रूरल एरिया कहलाएगा, मतलब इनसे दूर होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा दूर उतना ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, रूरल एरिया है। ठीक है, जितना ज़्यादा कंटोनमेंट बोर्ड या म्यूनसिपलिटी के पास, तो हम क्या बोलेंगे, अर्बन एरिया है, और वो टैक्सेबल रहेगा। समझ गए पॉइंट। वेयर सच लैंड और बिल्डिंग इज यूज्ड फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज, देन एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सच लैंड और बिल्डिंग शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। नॉर्मल पार्ट। देखिए, जो आपने लैंड देखा एग्रीकल्चर के लिए होना चाहिए, उसके जो बिल्डिंग लगी हुई थी ऊपर, या बिल्डिंग जो साइड में थी विसिनिटी में जो हमने देखा था, जो कि फार्म हाउस जनरली आप बोलते हो, तो एक तरीके से वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होना चाहिए। अगर वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होगा, तो जो भी उस पर इनकम ड्राइव की गई है, चाहे बिल्डिंग से चाहे लैंड से, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी, तो वो अलग मानी जाएगी। अब वो जो भी इनकम हो रही है, क्या बताए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाए, आपका बिजनेस का पार्ट है तो बिजनेस प्रोफेशन में जाए, उसमें जा सकती है। इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड बीइंग लेट आउट फॉर स्टोरिंग क्रॉप शैल नॉट बी एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए, आपका इनकम ही क्या है, किससे रिलेटेड, कि आपका जो लैंड है वो क्या करता है, क्रॉप को स्टोर करता है। इसका मतलब एग्रीकल्चर जो लैंड नहीं है वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन नहीं कर रहा, बेसिक ऑपरेशन नहीं कर रहा। मैंने आपको ये बताया था, तो बेसिक ऑपरेशन करना जरूरी है, वो नहीं कर रहा। सीधी सी बात, यानी पर्टिकुलर सिर्फ वो लैंड क्रॉप को स्टोर करने के काम आ रहा है, उसमें कोई ऑपरेशन हुए ही नहीं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। जैसे वही बताया ना कि हमने क्या बताया, बीज डाले, लैंड को टिल किया, वो कोई भी पार्ट नहीं हो रहा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं माना जाएगा, सिर्फ ये स्टोर करने के लिए। बिल्डिंग शुड बी ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द लैंड होल्डर इफ ही रिसीव्ड रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इट इज़ एनफ दैट बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो ये बोल रहा है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया ए ओनर है, तो बोला बिल्डिंग शुड बी ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय द लैंड होल्डर इफ ही रिसीव रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ कल्टिवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, इट इज़ एनफ दैट बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड बाय हिम। तो अगर वो काइंड में रेंट रिसीव कर रहा है, मान के चलिए ए ने बी को दे दी, बी ने किसको दे दी, सी को, और सी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, जो भी प्रोड्यूस निकला उसमें से कुछ हिस्सा बी को दे दिया, तो बी को जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, रेंट काइंड में मिल रहा है, एक तरीके से बोल रहा है। तो उस केस में ओनरशिप का पार्ट जरूरी नहीं देखा जाए, नॉर्मल ऑक्यूपेशन का पार्ट ही देखा जा सकता है कि किसके पास है। कभी कभी मैंने क्या बताया, ए को पैसों की ज़रूरत है लोन की, तो ए ने किसको दे दिया, बी को दे दिया। जनरली क्या बोला जाता है उसको, मॉर्गेज पे दे दिया। ठीक है, क्योंकि ए को पैसों की ज़रूरत थी, ए ने अपना लैंड किसको दे दिया, बी को दे दिया। बी क्या करेगा, जनरली या तो खुद यूज़ कर सकता है या किसी और को दे सकता है, तो उसने सी को दे दिया एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए। तो बी क्या हो गया, मॉर्गेज ही हो गया। बी को जो भी इनकम मिली वो क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट कहलाएगी। अब बी को अगर खेती का हिस्सा मिला, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट, क्योंकि खेती का हिस्सा मिला उसको वो बेचेगा या खुद के लिए यूज़ करेगा। अगर बेचेगा तो वो जनरली क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट बनेगा और एग्जेम्प्ट कहलाएगा। उसको वो फिट भी करवा सकता है, मतलब मार्केट में बेचने लायक भी बनवा सकता है अगर वो ज़रूरी है। इसका मतलब नॉर्मल जो कल्टीवेटर है वो उसको मार्केट में बेचने लायक बनाता है और हर वक्त बनाता है,
तो वो जनरली एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन वो जानबूझ के बना रहा है जिससे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिल सके, एक्स्ट्रा इनकम हो सके, उसको रॉ फॉर्म में वो क्या है बेच सकता है, लेकिन वो रॉ फॉर्म में नहीं बेच रहा, उसको पूरा का पूरा प्रोसेसिंग करके अच्छा बना के बेच रहा है, तो वो क्या होगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे मैंने बताया पार्टली एग्रीकल्चर भी हो सकता है, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर, या पूरा का पूरा नॉन एग्रीकल्चर हो सकता है, यानी बिजनेस का पार्ट हो सकता है। नोट्स में क्या बोल रखा है, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड शैल नॉट बी ट्रीटेड एज एग्रीकल्चर इनकम। ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था। इसको जनरली क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन बोलते हैं, आपको बताया प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। अब वो रूरल में है, अर्बन में है, वो तो आप कैपिटल गेन में देखोगे, ठीक है। और एरिया की जो लिमिट थी एरियली, वो मैंने सारी आपको बता दी। तो जब मैं आपको कैपिटल गेन बताऊंगा तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जब भी अगर आप कैपिटल गेन में भूल जाओगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट देख लोगे तो ये भी ध्यान आ जाएगा, और कैपिटल गेन देखते रहोगे तो उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको पता चल जाएंगे। नेक्सस बिटवीन एग्रो एक्टिविटी एंड एग्रो इनकम, ये बोल रहा है कि हमेशा एक रिलेशनशिप होना चाहिए एग्रो एक्टिविटी और एग्रो इनकम में, मतलब जो एग्रीकल्चर इनकम है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होनी चाहिए। देयर मस्ट बी ए क्लोज नेक्सस बिटवीन एग्रो एक्टिविटी एंड एग्रो इनकम। इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कम्युनिटी बिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इज रेज्ड एंड प्रोसेस्ड इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अब देखिए एक बार इसको काट दीजिए और ऐसे पढ़िए, इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कम्युनिटी इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप देखोगे कि एक है ना किसान ने यानी फार्मर ने क्या करा, किसी ट्रेडर को, व्यापारी को क्या करी, फसल बेची, व्यापारी ने क्या करा, कस्टमर को बेची, तो व्यापारी की वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। आपको पता है क्यों नहीं कहलाएगी, क्योंकि व्यापारी ने फार्मर से खरीदी है, फार्मर ने इस पे काम किया है बेसिक और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन। तो फार्मर अगर उसको बेचता, फार्मर की खुद की शॉप होती, खुद बेचता, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती। तो ये बोल रहा है कि इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कमोडिटी इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम बीइंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज रेज्ड एंड प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, अगर वो डिफरेंट होगी किससे, कि जो रेज की गई और प्रोसेस की गई, क्योंकि जो रेज और प्रोसेस कौन करता है, फार्मर करता है, ठीक है। तो ट्रेडर क्या कर रहा है, सिर्फ उसको बेचने का काम कर रहा है, जो भी एक तरीके से एजेंट है वो क्या कर रहा है, उसको बेचने का काम कर रहा है। फार्मर ने क्या कर रखा है, उसको प्रोसेस किया है, उसको बनाया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्रिएट किया है बेसिक ऑपरेशन और सब्सीक्वेंट ऑपरेशन के थ्रू। तो अगर वो डायरेक्टली बेचता है तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम है, खुद की शॉप के थ्रू बेचता है, उसको कोई एजेंट की जरूरत नहीं होती, कोई डीलर की जरूरत नहीं होती, वो खुद बेच रहा है, तो जनरली वो सारी की सारी उसकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। लेकिन अगर ट्रेडर बेच रहा है तो वो टैक्सेबल है। एग्जाम्पल, एसएससी ग्रोइंग मलबेरी लीव्स टू फीड सिल्क वॉर्म and to obtain silk cocoons. Income on sale of such silk cocoons shall not be treated as agriculture income. देखिए जैसे अब इसमें ये एग्जाम्पल जो दे रखा है ना, ये थोड़ा टिपिकल है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि सेल ऑफ सच सिल्क कोकून। तो मान के चलिए नॉर्मल सोचिए कि एसएससी को क्या चाहिए, सिल्क चाहिए। तो इसके लिए क्या करेगा, या तो वो किसी से खरीद लेगा और बेच देगा, तो वो नॉर्मल उसकी बिजनेस की इनकम होगी। इसका मतलब क्या है, वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी। लेकिन वो क्या कर रहा है कि उसने क्या सोचा कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे कर लेता हूँ, कि मैंने इससे रिलेटेड पत्ते एक तरीके से प्रोड्यूस करता हूँ। मलबेरी लीव्स का मतलब होता है शहतूत की पत्ती, जहाँ पे जो सिल्क बनाने वाले कीड़े होते हैं ना, सिल्क वॉर्म, जो कि सिल्क को क्रिएट करते हैं, वो आते हैं और वहाँ पे आके एक तरीके से क्या है, सिल्क बनाने का काम होता है। आप देखते हो कि वो पूरे सिल्क के अंदर घुस जाते हैं, एक तरीके से कीड़े जो भी होते हैं वो सिल्क बनाने का काम करते हैं और सिल्क पूरा का पूरा बाहर बन जाता है। तो उस प्रोड्यूसर, उस एसएससी ने क्या करा, उन कीड़ों के थ्रू शहतूत पत्तियाँ पहले प्रोड्यूस करी और उन कीड़ों के थ्रू क्या करा, सिल्क कोकून बनाए और उसको बेच दिया। तो वो जनरली एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट अगर पार्ट होता कि वो मलबेरी लीव बेचता, वो एग्रीकल्चर इनकम होती। लेकिन उसने क्या करा, मलबेरी लीव के थ्रू, मतलब शहतूत की पत्तियों के थ्रू सिल्क वॉर्म यानी कीड़े का यूज़ करा और कीड़े के थ्रू उसने क्या करा, उस सिल्क को बनाया। जो भी कीड़ा या जो भी आप बोलते हो सिल्क वॉर्म, तो जो भी सिल्क वॉर्म है उसका यूज़ किया और उसके थ्रू सिल्क प्रोड्यूस किया। तो वो सिल्क प्रोड्यूस करके मार्केट में बेच रहा है। इसका मतलब इसके बिना भी मलबेरी लीव शहतूत की पत्तियाँ बिक सकती थी, लेकिन उसने क्या करा, एक्स्ट्रा प्रोसीजर अपनाया और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या करा, क्योंकि उसको सिल्क बेचना था, उसको बेचा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानी जाएगी। तो इनकम बाय वे ऑफ सेल ऑफ कमोडिटीज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप क्या कर रहे हो, फार्मर से ले रहे हो और ट्रेडर क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो ट्रेडर के लिए वो टैक्सेबल इनकम होगी। लेकिन फार्मर खुद बेच रहा है तो वो एग्रीकल्चर इनकम होगी, एग्जाम्प्ट होगी, चाहे वो अपनी शॉप पे भी बेच रहा है, याद रख लेना। ये मैंने आपको बताया था। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कि एग्रीकल्चर पर्पज या एग्रीकल्चर ऑपरेशन क्या होता है, बेसिक सब्सीक्वेंट। यहाँ मैं ये पॉइंट बताना भूल गया था, लेकिन ये एक तरीके से आपके लिए हेल्प करेगा। और कुछ पॉइंट मैंने अलग कवर किए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम क्या है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम क्या है, वो अगली वीडियो से कवर करेंगे, क्योंकि मुझे और भी पर्टिकुलर पार्ट आपको बताने हैं। जैसे इनकम फ्रॉम टी, वो वाला पार्ट बताना है, टी बिजनेस, रबड़ बिजनेस, कॉफ़ी बिजनेस, उसका पार्ट मेरे को बताना है। और पार्टली एग्रीकल्चर, पार्टली नॉन एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकलती है, वो जनरली आपको हल्का सा आइडिया देना है। तो ये देखिए एक्टिविटी बोल रखा है,
वेदर ट्रीटेड एस एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। अगर सिर्फ बेसिक ऑपरेशन कर रहे हो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, क्योंकि बेसिक के बाद तो सब्सिक्वेंट करने ही पड़ेंगे, याद रखना, बेसिक के बाद तो सब्सिक्वेंट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बेसिक करके छोड़ देते हो तब भी वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्योंकि कोड के अकॉर्डिंग क्या बोला कि दो ऑपरेशन है, बेसिक और एग्रीकल्चर। बेसिक करना जरूरी है। अगर सिर्फ सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हो, इसका मतलब पेड़ अपने आप उग गए जंगल में, उनको काट के आपने बेच दिया, फूल फ्लावर्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो अपने आप जंगल में उग गए, वो आपने तोड़े और बेच दिए, तो वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप उगे हैं। आपने कुछ भी नहीं करा, आपने कुछ भी बेसिक ऑपरेशन नहीं करा। उसको आपने खोदा ज़मीन को, नहीं, जिसे बोलते हैं ज़मीन को जोतना, टिल करना, नहीं करा। आपने बीज डाले, नहीं डाले। आपने प्लांटिंग करी वहाँ पे, नहीं करी। तो आपने ऐसा कुछ भी पार्ट, इरीगेशन बोलते हैं, वो करा, नहीं करा। तो जब वो नहीं करा तो बेसिक ऑपरेशन आपने नहीं करा, आपने सिर्फ सब्सीक्वेंट ऑपरेशन करा कि जनरली जैसे ही वो ग्रो हो गए थे उसको थोड़ा आपने सार संभाल करी, उस पर पेस्टिसाइड्स ये लगा दिए होंगे एक तरीके से, उसको थोड़ा सा प्रिजर्व कर दिया होगा, उसको मार्केट में बेचने लायक बना दिया, उसके बाद बेच दिया, तो वो तो सब्सीक्वेंट हो गया सिर्फ, क्योंकि वो तो अपने आप ही हो गए। तो बेसिक आपने नहीं करा, आपने सब्सीक्वेंट किया, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है और एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं बनेगा। अगर सब्सीक्वेंट ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन के साथ है, मतलब बेसिक ऑपरेशन प्लस सब्सीक्वेंट है, तो बेसिक पहले किए होंगे फिर सब्सीक्वेंट किए होंगे, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो बेसिक होना जरूरी है, इसका मतलब ये है। सिर्फ सब्सीक्वेंट करते हो तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं बनती, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी बनती है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोल दिया, देखिए आप नर्सरी जानते हो, नर्सरी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो भी ये बागवानी करते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, छोटे छोटे हो गए पौधे एक तरीके से। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर वो पर्टिकुलर ये काम करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम के फॉर्म में माना जाएगा, चाहे उस पर बेसिक ऑपरेशन किए गए या चाहे नहीं किए गए। एज पर द एक्सप्लेनेशन इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2008, एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सैपलिंग्स और सीडलिंग ग्रोन इन ए नर्सरी shall be deemed to be agriculture income irrespective of whether basic agriculture operation have been done or not on the hand। इसका मतलब क्या है कि जो नर्सरी होती है उसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं कि छोटे छोटे पौधे हैं ना वो लगा देते हैं, जिससे वो बाद में बड़े बन जाते हैं, फिर उस पर पॉट लगा देते हैं और उसको क्या करते हैं, बेच देते हैं कस्टमर्स को। तो वो नर्सरी का पार्ट आ गया, बागवानी बोलते हैं एक तरीके से, शायद यही बोलते हैं हिंदी में। तो ये सैपलिंग और सीडिंग का मतलब क्या होता है, सीडलिंग का यही होता है। यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे कि अगर आपने सैपलिंग और सीडलिंग लगाई है, उसके थ्रू ग्रोन करके जो भी पौधे हो गए हैं उस पर पॉट वॉट लगा के आपने बेच दिया, तो जो भी आपको इनकम मिली है, मतलब छोटे छोटे पौधे लगा के जो बड़े हो गए फिर आपने बेच दिया मार्केट में कस्टमर को, जो भी इनकम हुई है वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। किसके अकॉर्डिंग, फाइनेंस एक्ट 2008 में जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की गई है, ये जनरली आ गया। अब देखिए ये अगली वीडियो में देखेंगे इंस्टेंसेस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम की कौन कौन सी नॉन एग्रीकल्चर इनकम होती है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके अलावा इनकम फ्रॉम टी बिजनेस, रबड़ बिजनेस और कॉफ़ी बिजनेस का पार्ट, और पार्टली एग्रीकल्चर पार्टली नॉन एग्रीकल्चर अगली वीडियो में कवर करेंगे। मैंने इसलिए ही ये डिटेल में पार्ट बताया। तो देखिए थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने शुरू से क्या देखा। हमने ये देखा कि जब आपका ये एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट था वो एग्जम्प्टेड टैक्स से, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या होता है, पावर नहीं होता, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है स्टेट लिस्ट में, जो कि एक तरीके से लिस्ट 2 होती है। फिर हमने मीनिंग देखी, उसमें A B C था, यानी सब पॉइंट थे, या आप सेक्शन क्या बोल सकते हो, सेक्शन 2 सब सेक्शन 1A और उसके अंदर ए पॉइंट में क्या बोलता है, रेंट और रेवेन्यू फ्रॉम लैंड, जो कि इंडिया में होना चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पज के लिए होना चाहिए। कैश काइंड में हो सकता है, ओनर या टेनेंट असेसी होना चाहिए। फिर दूसरे में क्या बोला, इनकम जो भी ड्राइव हो रही है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या परफॉर्मेंस ऐसी की जा रही है जिसके थ्रू जो पर्टिकुलर प्रोड्यूस है उसको मार्केट में बेचने लायक बनाया जा सके। जैसे टोबैको लीव थे उसको सुखा रहे हो, उसके बिना वो बेचे नहीं जा सकते, तो ये नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट है, इसलिए एग्रीकल्चर इनकम में आएंगे। आपने प्रोड्यूस को बेचा, आपने खुद प्रोड्यूस करा, आपने बेचा, तो आपको बताया कि आपने अपनी शॉप पे लगा के बेचा, लेकिन आप किसी ट्रेडर को बेच रहे हो, ट्रेडर बाद में बेच रहा है, तो वो ट्रेडर की एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, क्योंकि उसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करा। किसने प्रोड्यूस करा, कल्टीवेटर ने प्रोड्यूस किया, ठीक है, याद रखना। या जिसको रेंट काइंड के फॉर्म में मिल रहा है, काइंड का मतलब जिसने प्रोड्यूस किया वो जनरली क्या कर रहा है, जो भी ओनर है उसको रेंट के फॉर्म में क्या दे रहा है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे रहा है। तो ओनर क्या करेगा, या तो उसको डायरेक्टली बेच देगा, अगर वो डायरेक्टली बिक नहीं पा रहे, क्योंकि आपको पता है कि ऑर्डिनरी प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा उसको मार्केट में बेचने लायक बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया टोबैको लीव्स ओनर को मिल गए, तो उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकता, उसको सुखाना पड़ेगा। तो ओनर भी ये कर सकता है एक्टिविटी, क्योंकि उसको जो रेंट मिला है वो वस्तु के फॉर्म में मिला है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के फॉर्म में मिला है, खेती के फॉर्म में जो भी हिस्सा है वो मिला है, ये पार्ट बताया। फिर इसके अलावा सी पॉइंट में हमने क्या देखा था कि बिल्डिंग से रिलेटेड जो ज़मीन के साथ यानी लैंड के साथ जो लगी हुई है, भूमि के साथ जो लगी हुई है, साथ में जुड़ी हुई है या उसके ऊपर है, वो उससे रिलेटेड जो भी इनकम हो रही है,
चाहे वो कल्टीवेटर से रिलेटेड है, कल्टीवेटर के पास है, चाहे वो रेंट जिसको रिसीव हो रहा है उसके पास है, तो वो रहने के लिए काम आ सकती है, स्टोर हाउस के फॉर्म में काम आ सकती है, या बाहरी भवन के अदर आउट बिल्डिंग मतलब क्या होता है, बाहरी भवन के फॉर्म में आ सकती है, एक तरीके से रहने के फॉर्म में ही काम आ सकती है। फिर आपने ये देखा कि ये जो लैंड है जनरली ये सिचुएटेड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये रूरल एरिया में होनी चाहिए, अर्बन एरिया में नहीं होनी चाहिए। अब जो अर्बन लैंड की बात करते हैं वो जनरली क्या आता है कि वो जो म्यूनसिपलिटी है उसकी लिमिट के अंदर, म्यूनसिपलिटी के अंदर विद इन पॉपुलेशन जो है या कंटोनमेंट बोर्ड है उसकी पॉपुलेशन जो है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है। ठीक है, तो लोकल लिमिट यानी एक एरिया, ये सर्किल, इसके अंदर 10,000 या उससे ज़्यादा है, फिर ये लिमिट हो गई। इस लिमिट में और मैं क्या बोल दिया कि जो ये लिमिट है इसके बाहर 2 किलोमीटर, पॉपुलेशन क्या है 10,000 से ज़्यादा, बट नॉट एक्सीडिंग 1 लाख, मतलब 1 लाख तक। फिर यहाँ से लिमिट से लेके 6 किलोमीटर, पॉपुलेशन क्या है 1 लाख से ज़्यादा लेकिन अप टू 10 लाख, 1 लाख 1 से लेके 10 लाख तक। और पॉपुलेशन क्या है 10 लाख से ज़्यादा, तो जनरली क्या है वो अप टू 8 किलोमीटर का पार्ट आएगा। यानी इसके बाद जो एरिया आएगा वो जनरली क्या है एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड होगा, मतलब रूरल एरिया आ जाएगा। या पर्टिकुलर जो ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही तब वो रूरल एरिया कहलाएगा, नहीं तो ये पूरा का पूरा एरिया अर्बन एरिया है। समझ गए। और कुछ मैंने एग्जाम्पशन बताई है कि जैसे आप क्या करते हो, लैंड को ट्रांसफ़र करते हो, बेच देते हो, या नॉन एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ करते हो, तो वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो इसमें जनरली कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आप लैंड को, जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बेच देते हो, तो वो कैपिटल गेन वाले पार्ट में आएगा। अब वो रूरल है या अर्बन है उसके हिसाब से वो एग्जम्प्ट है या नहीं है, आपको कैपिटल गेन में पता चल जाएगा। एग्रीकल्चर एक्टिविटी और एग्रीकल्चर इनकम में क्लोज रिलेशनशिप होना चाहिए, आपको ये भी मैंने बताया। कहने का मतलब जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो वो एग्रीकल्चर इनकम से रिलेटेड होने चाहिए। एग्रीकल्चर इनकम जो भी कमा रहे हो वो एग्रीकल्चर ऑपरेशन के थ्रू होने चाहिए, जनरली ऐसे बोल सकते हो। तो अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि आप जानबूझ के क्या कर रहे हो, सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए शहतूत की पत्तियों का यूज़ कर रहे हो और उस सिल्क वॉर्म का यूज़ कर रहे हो, उसके थ्रू आपने सिल्क प्रोड्यूस करा और बेचा, तो वो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट नहीं है। अगर आप शहतूत की पत्तियाँ मतलब मलबेरी लीव्स डायरेक्ट बेचते तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होता। इस तरीके से आपका पार्ट है। एक्सप्लेनेशन बेसिक और सब्सिक्वेंट प्रोवाइड कर दिया। बेसिक का मतलब क्या है कि पौधे के उगने से पहले के जो भी पार्ट हो गए, लैंड को टिल करना, बीज को बोना, प्लांटिंग, इरिगेशन। अब देखिए जो मैंने सिंचाई बोला ना वो जनरली सब्सिक्वेंट में, इरिगेशन का मतलब वाटरिंग करना होता है, और सिंचाई मतलब क्या हो गया, अब हिंदी का इंग्लिश का तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जनरली जो सिंचाई, निराई, गुड़ाई अगर आप हिंदी में बोलोगे, कीटाणुनाशक दवाइयाँ, सारा इसमें पार्ट आएगा। अगर इंग्लिश में बोलोगे तो वीडिंग, प्रूनिंग मतलब ब्रांचेज जो एक्स्ट्रा उग रही है उसको काट रहे हो, खरपतवार मतलब एक्स्ट्रा पौधे उगे हुए हैं उसको हटा रहे हो, या पास में जो झाड़ियाँ लगी हुई है उसको हटा रहे हो, आप कीटाणुनाशक डाल रहे हो, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हो, साइड में खड्डे खोद रहे हो एक तरीके जिससे पानी उसमें भरा रहे हमेशा के लिए, तो पानी भरेगा तो उनको आराम से मिलता रहेगा। इस तरीके से हार्वेस्टिंग कर रहे हो, जैसे मैंने आपको हार्वेस्टिंग का मतलब बोला, फसल काट रहे हो, फसल को इकट्ठा कर रहे हो, वो सारा सब्सिक्वेंट ऑपरेशन का पार्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपका सारा पार्ट हो गया। अगली वीडियो में मिलते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगली वीडियो में आपका बाकी पार्ट कवर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।